सर का परिचय कराना चाहूंगी, डॉक्टर पंकज वर्मा जी का। डॉक्टर पंकज वर्मा जी का जन्म 1980 में हुआ। धर्म समाज महाविद्यालय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रक्षा एवं डिफेंस स्टडीज विभाग में सहायक आचार्य पद पर आप कार्यरत हैं। विभाग में आपने नक्सलवाद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित बृहद अनुसंधान परियोजना में 3 वर्ष अध्येता के रूप में कार्य किया है। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से अपना शोध भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी सुरक्षा के विशेष संदर्भ में पूर्ण कर पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की डॉक्टर एस राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप द्वारा प्राप्त कर उत्तर प्रदेश की नक्सल समस्याएं समाधान में अर्धसैनिक बलों की भूमिका पर अपना शोध कार्य किया है। आपके द्वारा एक पुस्तक का लेखन, 6 पुस्तकों का संपादन किया जा चुका है। साथ ही 30 से अधिक शोध पत्र व लेख एवं अनेक पुस्तकों एवं शोध पत्रिकाओं भी प्रकाशित हो चुका है। तो सर मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आपने यूनिट 2 चुना है, वैश्विक सुरक्षा नवीन विश्व व्यवस्था। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना लेक्चर शुरू करें। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। अधिक समय न लेते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने लेक्चर को शुरू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैम अगर आप एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट थी कि जो कैमरा है अगर बच्चों की तरफ हम मोड़ देते हैं जो हमारे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा, चूंकि मुझे स्क्रीन पर बड़ा चमक दिखाई दे रही है और वहां दिख नहीं रहा है मुझे थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे हम। ओके। तो आप सभी को पहले तो गुड आफ्टरनून। और मैम एक काम और भी करिएगा, कोई एक माइक हो तो एक जगह रखवा दीजिए, जिससे बच्चे अगर कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ लेंगे। वैसे मैं बाद में थोड़ा सा समय आपको दूंगा। आज की जो व्यवस्था है मैम, आप अपना मैम आप लैपटॉप में आप लॉगिन रहिए और अपने मोबाइल को लॉग ऑफ कर दीजिए, मतलब गूगल मीट को, नहीं तो आवाज बड़ी वो हो रही है, इसका मतलब। ओके सर, मैं ऐसा ही करती हूँ। थैंक यू मैम। आप लोग इंटरफेस कर सकते हैं, दिख रहा है। ठीक है। तो आप लोग सामने भी देख सकते हैं स्क्रीन पे, और मैं भी आपको देख लूं। थोड़ा सा मुझे फिजिकल आना था लेकिन समय कम था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। और मुझे कल ही बताया गया कि आपका एक लेक्चर है लगाया गया है, तो बड़ी शॉर्ट नोटिस पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें तैयार की हैं। और थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं तो, चूंकि आपने पीजी में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक में रिसर्च की कितनी संभावनाएं हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिसर्च वर्क करना है। और इन्हीं टॉपिक्स में या आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपके दिमाग में हो सकता हो कोई नया आइडिया जनरेट हो, और आप कोशिश करें कि आप सोचें कि मैं इसी पर काम करूंगा। तो आज का मेरा टॉपिक है आपका यूनिट 5 है। यूनिट 5 है आपकी ग्लोबल सिक्योरिटी, और उस ग्लोबल सिक्योरिटी में आपका जो बी सब पॉइंट है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस पर मेरा लेक्चर है आज।
तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझने से पहले हम पहले समझेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या था, वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और इसकी जरूरत क्यों है, क्या जरूरत है आगे के लिए, या कह लीजिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वर्ल्ड ऑर्डर का क्या महत्व है। वैसे तो ये विषय पॉलिटिक्स का है, सॉरी पॉलिटिकल साइंस में आईआर सेक्शन में ये अच्छे से डिस्क्राइब है, लेकिन डिफेंस स्टडीज के चूंकि हम लोग विद्यार्थी हैं तो हमें पहले ये समझना होगा कि विश्व व्यवस्था या वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, क्यों जरूरत है इसकी, क्यों जरूरत पड़ी हमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये विश्व व्यवस्था एक वैश्विक शक्ति का समीकरण है। यूं कहें उसकी एक व्यवस्था है और उसकी स्थिति, यानी कि वैश्विक शक्ति समीकरण की व्यवस्था और उसकी स्थिति को ही हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर देखें समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम नापते हैं या मेजर करते हैं पावर से, शक्ति से, जो आधारित होती है डेमोग्राफी से, जनसंख्यिकी, सैनिक शक्ति, आपका भूगोल आपके देश का, या फिर यूं कहें उसकी आर्थिक क्षमता से ये शक्ति निर्धारित होती है। सामान्य शब्दों में अगर कहें, और हमने अभी तक जो भी पढ़ा है या अध्ययन करते आए हैं हम, तो अमूमन कुछ शब्द हमारे दिमाग में हमने पढ़े भी हैं और हम उनको जानते हैं। जब विश्व व्यवस्था की बात करते हैं तो अमूमन कुछ शब्द दिमाग में आते हैं, जैसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था। अगर इंग्लिश में कहें यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। तो अब बात करते हैं कि इनके बारे में हम आगे अभी चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें, यहां हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बांध लें, और टाइम फ्रेम बांधने के बाद तब हम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम अपने इस फ्रेम की शुरुआत करते हैं 1945 के बाद से, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से, वहीं से हम शुरू करेंगे विश्व व्यवस्था के बारे में, या यूं कहें कि ज्यादा चर्चाएं इसके बाद ही शुरू हुई थी। तो अगर हम कहें 1945 टू 1991, ये कहलाएगा हमारा बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, यानी द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था। 1947 से 45 से 1991 तक। अभी 1991 क्यों लिया ये हम अभी चर्चा करेंगे, आपको मालूम भी होगा कुछ लोगों को। इसके बाद बात करेंगे 1991 से 2000 तक, और फिर 2000 से एक हम नई विश्व व्यवस्था की बात करेंगे, 21वीं सदी की विश्व व्यवस्था। तो 3 सेगमेंट में हमारी ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बटा हुआ है। 3 सेगमेंट में हम देखेंगे, मेजर चेंजेस जो आए हैं उनको देखेंगे। तो हम बात करते हैं पहले 1991 से पहले और 1945 के बाद के बीच की चीजों पर कुछ चर्चा यहाँ पे करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बड़ा ही विध्वंसकारी रहा ये। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा विध्वंसकारी था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और वो इसलिए था क्योंकि इसमें
हमने जाना कि नाभिकीय शक्ति क्या होती है और उसका विध्वंस कितना भयानक हो सकता है। और शायद या यूं कहें कि यदि नाभिकीय शक्ति ना ही होती तो शायद 2-4 साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर और चल सकता था। तो जैसे ही नाभिकीय शक्ति का हमें पता चला नागासाकी और हिरोशिमा के द्वारा, अमेरिका द्वारा बम गिराया गया, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ या यूं कहें रुक गया। जापान ने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद शुरू हुआ एक नए युद्ध का, जो है जिसे हम कहते हैं शीत युद्ध या यूं कहें कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है, और कोल्ड वॉर की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है या यूं कहें कि अब हमारे सामने दो शक्तियां दिखाई दे रही थी। पहली यूएसए और दूसरी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। सोवियत संघ उस समय या यूं कहें पहले, इस न्यूक्लियर अटैक के पहले तक अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर कहीं ना कहीं इनके मन में मित्रता के भाव थे या एक दूसरे को ये ऐसे देखते थे। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया नागासाकी और हिरोशिमा पे, और रशिया को ये पता चला कि बिना बताए या बिना हमको पता चले अमेरिका ने ये शक्ति प्राप्त कर ली है, वहीं से दो ग्रुप्स में या कह लें दो अलग अलग शक्तियां, दो महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो गई और फिर शुरुआत हुई हमारे शीत युद्ध की। आप सभी जानते हैं कि ये ऐसा युद्ध था जो युद्ध ना होते हुए भी एक युद्ध रहा, जो दोनों देशों के दिमाग में या दोनों देशों के जो शीर्ष नेता थे उनके दिमाग में चल रहा था। ये दोनों देश एक दूसरे के प्रति अफवाहों के सहारे या अन्य तरीकों से कोशिश कर रहे थे अन्य देशों को अपने समूहों में मिलाने की कोशिश चल रही थी इन दोनों की। जहां एक और यूएसए पूंजीवाद का समर्थक रहा और वो अपने साथ मिलाना चाह रहा था उन सभी देशों को, या यूं कहें कि जो रशिया के अगेंस्ट हो सकते थे उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं। ये शीत युद्ध चला 1991 यानी सोवियत संघ के विघटन तक। यहां पर इससे पहले बीच में भी कुछ घटनाएं हुई। 1976 की अगर हम बात करते हैं तो यहां तक आते आते कुछ चीजें ऐसी घटित हुई कि विश्व व्यवस्था में थोड़ी सी, इससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं इनमें कौन कौन सी चीजें आई थी। वो थी शक्ति संतुलन, हथियारों की दौड़, बैलेंस ऑफ टेरर, और इतना ही। लगभग ये मूल बिंदु ऐसे थे, जो सेगमेंट ऐसे थे, जो टर्मिनोलॉजीज ऐसी थी जो इस दौरान हमें पता चली। शक्ति संतुलन आप सभी जानते हैं कि एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करना। थोड़ा सा हम यहाँ पे बस एक बात कहेंगे। केनेथ वॉल्ट्ज की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि कोल्ड वॉर बाइपोलरिटी was seen as inherently stable
यानी उनका मानना था कि ये जो शीत युद्ध है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक सकता है। 1979 में ये बात इन्होंने कही। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि हाँ ठीक है, थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक सकता है, लेकिन उसकी कोल्ड वॉर की कुछ कमियां भी हमारे सामने आना शुरू हो गई थी। इसके बाद रशियन आइडियोलॉजीज में थोड़ा सा चेंज आया, ग्लासनोस्त और ग्लासनोस्त की नीति पर काम करना शुरू किया, और तब आया तनाव शैथिल्य का एक टाइम आया, युग आया, जिसमें दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने ये माना कि शायद ऐसे लड़ाई चलते या मनोवैज्ञानिक इस तरह की युद्ध चलते रहने से अच्छा है कि हम अपने तनाव में शिथिलता लाएं, जिसमें आता है बर्लिन की दीवार आती है, जर्मनी का एकीकरण भी आता है। तो कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे इस विश्व व्यवस्था में तनाव में कुछ शिथिलता आना शुरू हो गई, और राष्ट्राध्यक्ष, दोनों ही महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष भी ये सोचने लगे कि इस विवाद से कोई हल निकलने वाला नहीं है। क्योंकि शीत युद्ध तो चल ही रहा था, और शीत युद्ध का अंत कैसे हो, तो वो कुछ ऐसे हुआ कि यूएसएसआर का विघटन, चूंकि इस समय कुछ उपनिवेश थे या कह लें जो अधीन देश थे, वो अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, और वो धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ आज़ाद भी हुए। साथ ही साथ उसी तरह रशिया से भी कुछ देशों को अलग किया यूएसए ने, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान इत्यादि ऐसे देश आए। सोवियत संघ के विघटन के बाद अब एक पड़रा कमजोर हुआ, या यूं कहें कि एक शक्ति थोड़ी सी कमजोर हो गई। तो शुरुआत हुई हमारी अगली विश्व व्यवस्था की, जिसे हम कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जहां पर सिर्फ एक ही शक्ति थी, जो थी यूएसए। अब यूएसए को ये लगा कि चूंकि हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं, सैनिक रूप से मजबूत हैं, और अब हमारा विरोध करने वाली हमारे सामने कोई भी शक्ति नहीं बची है, तो उसने कुछ जगहों पर ऐसी गलतियां की जो मैं भी बताऊंगा आपको, ये जहां पे उसने कुछ ऐसा मनमानी काम किया जिसके कारण 2000 तक, नहीं, सन 2000 के बाद या 2000 के बाद ये यूनिपोलैरिटी मल्टीपोलैरिटी में बदल गई। वो क्या गलतियां थी आप जानते हो, खाड़ी युद्ध, गल्फ वॉर के बारे में आप सभी जानते हैं। इसके अलावा इंडिया का भी, या इधर कहें इंडिया के आसपास भी, चूंकि हमने शीत युद्ध को नकार दिया था और हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, उस समय नेहरू, नासिर और टीटो ने मिलकर कहा था कि हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे और हम गुटनिरपेक्ष ही रहेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे व्यवस्था में कुछ परिवर्तन शुरू हो गया। बात आती है, अब यहां तक आपने समझ लिया होगा कि हमारी विश्व व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन किस किस समय पर हुए हैं। अब बात करते हैं हम खाड़ी युद्ध। चूंकि आप सभी जानते हैं खाड़ी युद्ध में अमेरिका जीता था, 1991 की बात है, 29 जनवरी। उस समय जॉर्ज बुश ने, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने
एक घोषणा की थी और कहा था कि नवीन विश्व व्यवस्था, अब यहाँ पे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, बाइपोलरिटी यूनिपोलरिटी की तरफ बढ़ गई थी, और यूनिपोलरिटी ही आगे चल के नई विश्व व्यवस्था को जन्म देती है। उसमें उन्होंने विचार व्यक्त किया और कहा जिसमें सामान्य कारणों के लिए विरोधी राष्ट्र भी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। देखिए, यहाँ पे नियति तो अच्छी थी। अगर इस स्टेटमेंट को हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि यूएसए की नीति तो अच्छी थी नई विश्व व्यवस्था में, और सबको साथ लेने की बात थी, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग थी। ये मैं बात कर रहा हूं 1991 से 2000 के बीच की बात। यहां पर एक और बात हम कहेंगे, अमेरिका ने कुछ ऐसे भी काम किए थे जो बाद में चलकर उसकी यूनिपोलरिटी मल्टीपोलरिटी में बदल गई। जैसे साउथ एशिया में कुछ व्यापक परिवर्तन आ रहे थे। वो परिवर्तन क्या थे? जैसे चाइना उभरती हुई व्यवस्था में आर्थिक व्यवस्था को अपनी मजबूत कर रहा था। जो इंटरनल यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी उन पर भी अमेरिका की जो पकड़ धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। इवन आप इराक ले लो, ईरान ले लो, या इधर देख लो अफगानिस्तान में देख लीजिए आप, तालिबान की बात करते हैं अगर हम, तो 2000 के आसपास से 2000 शायद 1 में अमेरिका ने तालिबान के प्रति एक स्टेटमेंट दिया था कि हम अफगानिस्तान से तालिबान को खत्म करके ही मानेंगे। तो वर्तमान आपने देख ही लिया है आज क्या स्थिति है। आज खुद अमेरिका वहां से निकल चुका है और उसको अपने हाल पर उसने छोड़ दिया। तो इससे कहीं ना कहीं ये यूनिपोलरिटी में या एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में यूं कहें कि अमेरिका की पकड़ धीरे धीरे राष्ट्रों पर कम होने लगी, और जहां एक समय था कि कोई राष्ट्र अमेरिका का विरोध नहीं कर सकता था, आज उनके भी विरोधी स्वर मुखर हो रहे हैं। आज वो भी उसकी बात नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो यूएसए ने गलतियां की थी, जो यूएसए ने गलतियां की 1991 से 2000 तक, उसी के कारण 2000 के बाद जो हमारी नई विश्व व्यवस्था उत्पन्न हुई उसमें अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। बात करते हैं 2000 के अब बाद की बात शुरू होती है। अगर कहें कि 2000 के बाद ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिसके कारण मल्टीपोलैरिटी स्थापित हुई, तो सबसे पहले उसमें नाम आएगा चाइना की उभरती हुई अर्थव्यवस्था या डेवलप्ड, अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त करने की जो प्रवृत्ति चाइना में उत्पन्न हुई, उसके कारण जो अमेरिका का विरोधी स्वर था, जो अमेरिका विरोधी स्वर था, वो शुरू हुआ। साथ ही साथ देखते हैं हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, किम जोंग उन, जहां अमेरिका ने एक समय पर, जब हमने फर्स्ट अपना पोखरण परीक्षण किया था, उस समय अमेरिका ने हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई। लेकिन क्या आप देखते हो आज के समय में
उत्तरी कोरिया लगातार न्यूक्लियर या मिसाइल परीक्षण लगातार वो कर रहा है, क्या अमेरिका उसको रोक पाया? तो ये बदलाव आपको ऑब्जर्व करने होंगे। देखते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, जहां एक समय पर पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर था, आज पाकिस्तान मूव कर गया है या मूव कर रहा है पूरी तरह से चाइना की तरफ। ये भी अमेरिका के लिए एक दिक्कत वाली बात है। यहाँ अब पहले जो था, पहले की जो पहले की जो व्यवस्था थी या पहले जो सिस्टम था, वहां पर था रशिया और अमेरिका। यूएसए और अमेरिका की बात होती है। अब हम बात करते हैं अमेरिका और चीन की, और वो इसलिए कि आज अगर अमेरिका को कोई चुनौती दे सकता है तो चीन और चीन के अलायंस, या यूं कहें चीन ने जिन जिन लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की है या कर रहा है, उसके कारण एक ऐसा गठबंधन यहाँ तैयार हो सकता है जो अमेरिका का विरोध कर सके। तो इंडिया की बात करें, चाइना की बात करते हैं हम, यूरोप का भी अगर हम कहें, यूके और फ्रांस की बात करें, ईयू यूरोपियन यूनियन अगर बात करते हैं, तो आज के समय में जहां एक समय में ये अमेरिका के साथ थे, आज वो न्यूट्रल हो गए हैं। वो विकास की बात करते हैं, उनके संबंध अमेरिका से भी आज हैं, और उनके संबंध अमेरिका के विरोधियों से भी उसी प्रकार हैं। तो आज यूके या कहें ब्रिटेन की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, तो आज ये अपने आप को न्यूट्रल रखे हुए हैं। ये अपने संबंध सभी देशों से बराबर बनाए रखना चाहते हैं। तो हम मल्टीपोलैरिटी की जब बात करते हैं, तो हमारे सामने कई ऐसे देश दिखते हैं जो आज मुखर होकर या कह लो सीधे सीधे अमेरिका की बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी सैन्य क्षमताओं को इतना बढ़ा लिया है कि आज उन्हें अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, यूं कहें, भले ही डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो है कि वो अपनी बात को या अमेरिका की किसी बात का विरोध आज कर सकते हैं। तो यहां तक आ जाते हैं, तो अब हमको पता चल गया होगा कि जो विश्व व्यवस्था है किस तरह से संक्रमण काल से गुजरी और आज हम किस विश्व व्यवस्था में जी रहे हैं। आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, शायद आप लोगों ने विचार किया भी हो। आफ्टर पेंडेमिक, आफ्टर पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर, आजकल इसकी भी चर्चा शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको विदित है कि कोविड-19 जिसकी शुरुआत चाइना से हुई, वुहान शहर से, और उसने लगभग वर्ल्ड के सभी देशों को अपनी जद में ले लिया। तो जहां हम एक पैरामीटर सेट करते हैं कि कोई देश शक्तिशाली किन किन मामलों में हो सकता है, तो वहां हम बात करते हैं आर्थिक शक्ति के रूप में, सैनिक शक्ति के रूप में, या राजनैतिक सुदृढ़ता के रूप में। लेकिन अब आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अगर इस तरह की महामारी लगातार, या यूं कहें कभी भी आ सकती है, तो इस विश्व का
कि आर्थिक व्यवस्था का क्या हाल होगा, सैनिक व्यवस्था का क्या हाल होगा, या यूं कहें बात आती है आज हमारे सामने आ गई है मानव सुरक्षा की। तो अब आप लोग ये सोचिए कि ये व्यवस्था किस तरह की है और हम इससे पार कैसे पाएंगे, या यूं कहें कि शक्ति का विभाजन अब हम किस पैरामीटर पर करेंगे। तो आज जैसा कि आपको बताया गया है, मैंने बताया कि आज हम विश्व व्यवस्था के बारे में हमने पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया था, मतलब पढ़ लिया है, एक चर्चा कर ली है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग में से जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहें पहले पूछ लें, फिर मैं कुछ और चीजें इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं आप लोगों से भी कुछ बात करना चाहता हूं। अभी तो मैं खाली देख ही पा रहा हूं आपको। तो कोई ऐसा विद्यार्थी है हमारा शोध छात्र जो इस सेक्टर में अपना वर्क करना चाह रहा हो? मैम प्लीज इनको माइक की व्यवस्था कोई हो सकती है इनके लिए? मैम चलिए। मैम चली गई। तो कोई टेक्नीशियन आपके होंगे आसपास? अभी कोई नहीं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ बिल्कुल पहुंच, लेकिन थोड़ा गूंज रही है कि ये लैपटॉप अपने पास ही आप लोग रख लो कुछ इस एंगल पे कि लगभग आवाज सबकी पहुंच में आ जाए, तो थोड़ा सा मुझे कम्युनिकेट करने में आसानी लगे। और जो उस तरफ बैठे हुए हैं दिवाकर जी, आपकी लाइन में जो बैठे हुए हैं उस तरफ बच्चे, वो इस तरफ आ जाएं कुर्सी लेके लैपटॉप के पास, और मेरी तरफ ही मुंह कर सकते हैं। आवाज तो मेरी आ ही रही होगी, ठीक है? तो यहीं पे सामने कुर्सी रख सकते हैं आप। और वैसे ये जो कैमरा है, कैमरे के तो काम मेरे ख्याल से है नहीं, इसको किनारे रख दीजिए कहीं। तो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही व्यवस्था ठीक नहीं है। हाँ, अब पीछे के दो बच्चे हमारे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा सा एंगल को ऐसा करेंगे। हाँ बस 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 बस, ठीक है। अब सामने यहाँ पे आप बैठ जाइए, थोड़ा सा पीछे करके मैं आपको। हाँ 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 सही, एकदम सही। और आप सभी लोग बताऊं कि मैं भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता हूँ इस ऑनलाइन की व्यवस्था, क्योंकि इसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। बिल्कुल। अब सर बेहतर है? हाँ बिल्कुल बेहतर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इस तरफ आ जाएं लोग, थोड़ा सा इस तरफ। हाँ, और उधर से दिवाकर जी आपके बगल में हैं, इधर आ जाएं, इस तरफ इनके बगल में बैठ जाएं। बस बस बस, सही है, सही है, एकदम बढ़िया। ये बात तो मैं थोड़ी सी चर्चा करना, क्योंकि मैं प्री प्रिपेयर्ड नहीं था, और एक हल्का सा लेक्चर, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई नई बात बताई होगी आपको, बस थोड़ा सा एक सीक्वेंसिंग कर दी है इसकी। तो आप लोग जो भी पूछना चाहें मुझसे अपने रिसर्च वर्क से, तो मैं आपको बता पाऊंगा। और इसके लिए मैटर बहुत सारा है, कई किताबें हैं, अच्छी किताबें भी हैं, और आज आप सभी के पास इंटरनेट है, तो पढ़ने के लिए बेहद ब्रॉड आपका व्यवस्था है, ब्रॉड बड़ी व्यवस्था आपके पास मौजूद है। तो मुझे एक तरफ से परिचय दें अपना थोड़ा सा। मैं हाँ एक चीज और बता दूं, आप लोग के 3 लेक्चर मेरे लगे हुए हैं। तो आज संभवतः ये वर्ल्ड ऑर्डर पर था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और कल इसका दूसरा टॉपिक मैं बताता हूं। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी
जिसमें आप WMD, मिसाइल डिफेंस, लैंड माइंस, प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल आर्म्स, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज, ये मैं कल पढ़ाऊंगा। और शायद परसों मेरा लेक्चर होगा तो वो होगा इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी पे, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड वाटर सिक्योरिटी। तो थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाएगा। और कल की भी क्लास आप लोग कुछ इसी तरह से व्यवस्था रखना, मैम से बता देना आप लोग। और इसके बाद हमारे मेरे ही साथी हैं डॉक्टर अमर सिंह, वो आपको यूनिट मेरे ख्याल से एक मिनट के यूनिट 4, यूनिट 7 और यूनिट 10 जो भी हो वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यही है, चूंकि मेरे साथी बगल में ही हैं। इधर आइए आप। ठीक है, तो क्या हाल है भाई? थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा फॉर्मल ना होते हुए थोड़ा इनफॉर्मल हम लोग हो जाते हैं, और आप लोग बेहिचक कोई भी तरह का प्रश्न अपने रिसर्च वर्क से संबंधित पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दें एक तरफ से। हाँ, अभी बच्चे हिचक रहे हैं, मैं जरा बता दूं, पंकज सर का जो रिसर्च का काम है वो काफी लंबा चौड़ा काम है। आवाज नहीं, रिसर्च में बहुत लोगों की रिसर्च पूरी करवाई है। के जो लोग हैं वो जगह जगह से इनको फोन करके इनसे सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो रिसर्च टॉपिक आपका चाहे जो भी हो, क्योंकि मेथोडोलॉजी तो सेम है, मेथोडोलॉजी के अलावा जो हमको डाटा कलेक्शन करना है वो सेम है, डाटा कलेक्शन का जो नॉलेज बेस है वो सेम है, सबका बड़ा लंबा थोड़ा काम है उसमें। तो बेसिक को क्या सवाल पूछे, बहुत ही कोऑपरेटिव पूछ लो, तो एक बार और पूछ लो सबके सामने। हाँ, पूछिए जो भी किसी भी तरह की समस्या हो, मुझे इस टॉपिक से मतलब नहीं है उतना। आप रिसर्च से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो अन्य कोई टीचर शायद आप ना पूछना चाह रहे हैं उनसे, या उन्होंने अपनी तरफ से बताया नहीं, तो मैं थोड़ी सी एक ओपन परिचर्चा पर बात करूं, क्योंकि 1.5 घंटे बहुत समय होता है, कितना मैं बोलूंगा। तो पंकज सर, आप जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, लोगों का जो टॉपिक सिलेक्शन होता है वो सबसे मतलब उसमें काफी ज्यादा समय भी लगता है और उस पर स्पष्ट विचार नहीं बन पाते हैं। तो यदि आप चाहें तो हम लोग अपने टॉपिक बता सकते हैं, आप उस पर सजेशन दे सकते हैं, या फिर आप खुद बता सकते हैं कि हम लोगों को अपने टॉपिक का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए। नहीं, टॉपिक का चुनाव तो स्कॉलर को अपने ही मन से करना है, उसके इंटरेस्ट पर करना है, अपने इंटरेस्ट पर करना है आपको, और कभी भी किसी का सजेस्ट किया हुआ टॉपिक पर काम नहीं करना है। इवन आपके गाइड भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें या कन्विंस करें कि सर मेरा इंटरेस्ट इस सेगमेंट में है, इस सेक्टर में है, और मैं अच्छा काम करूंगा इस एरिया में। अभी मेरे ख्याल से एक द्विवेदी जी हैं, अभिषेक हाथ खड़ा करेंगे। अभिषेक, अखिलेश, आपसे मेरी बात होती है? यस सर। आपको याद है? यस सर। हाँ, तो आज आपने देख भी लिया मुझे, पहले तो आपने देखा नहीं था, कोई बात नहीं। तो कोशिश करिए, सबसे पहला अपना रिसर्च इंटरेस्ट ढूंढिए। फिलहाल पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि आप लोग कानपुर विश्वविद्यालय से ही आप लोगों ने MA किया है या MSc की है, कि अलग अलग विश्वविद्यालयों से हैं आप? एक आध लोग अलग से हैं। एक आध लोग। तो मैं सबसे पूछ रहा हूं, क्या MA में डेजर्टेशन की कोई सुविधा थी, या डेजर्टेशन किया आप लोगों में से किसी ने? फाइनल ईयर में नहीं किया? अच्छा, एक लोगों ने किया, ठीक है। तो अमूमन मैं बताता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं। मेरा डेजर्टेशन जो MA में था वो था इंडियाज डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड रक्षा प्रौद्योगिकी एवं नाभिकीय स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो चूंकि डेजर्टेशन था तो उस समय इतनी जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा टॉपिक लेके मैं क्या करूंगा,
लेकिन फिर हमारे सर लोगों ने सजेस्ट किया कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हो। और तब तक मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इसका आउटकम क्या निकलेगा। तब तक मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे कोई एक लॉन्ग एस्से लिखना है इस टॉपिक पे, ठीक है। चूंकि हम भी एमए के स्टूडेंट थे उस समय, हमको भी नहीं मालूम था। और शायद हमारे, चूंकि हम फर्स्ट बैच के भी थे लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो इससे पहले किसी ने डिसर्टेशन, मतलब डिफेंस में डिसर्टेशन नहीं किया था, तो हमारे लिए बिल्कुल नया था। लेकिन फिर भी काफी हम लोग को गाइड किया हमारे टीचर्स ने और बताया कि नहीं, इसमें आपको काम ये करना है कि सबसे पहले सोचना है कि जो मैं ले रहा हूं उसका आउटकम क्या है, क्या निकल के आएगा। क्योंकि सभी अभी आप मैथोलॉजी भी क्लास पढ़ रहे हो और उसमें आपको बताया जाता है, हर चीज के अंत में ये जरूर आती है क्या नया आया, क्या नया किया। क्योंकि रिसर्च का मतलब ही है खोजे हुए को पुनः खोजना, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको अपना इंटरेस्ट एरिया पता करना है। आपको रक्षा अध्ययन में या डिफेंस स्टडीज में आपने बीए किया है, बीएससी किया है या एमए एमएससी किया है, तो कौन सा टॉपिक आपको बेहद अच्छा लगता था पढ़ने में। वो किसी भी वर्ष हो सकता है, एमए में हो सकता है, बीए में हो सकता है। कोई गुरिल्ला वॉरफेयर को बहुत अच्छे से वो करता होगा। तो किस एरिया, कौन सा एरिया आपको बहुत अच्छा लगता था, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करिए। क्योंकि जब आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको काम करने में या कह लें पीएचडी वर्क थीसिस लिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। कभी भी आप थीसिस राइटिंग को बोझ नहीं मानोगे, ठीक है। तो पहली बात, अपना इंटरेस्ट जरूर ढूंढ लीजिए। गाइड के कहने पे या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर आप कोशिश करें कि उनको कन्विंस करें कि सर मेरा इंटरेस्ट है इसमें। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम उनको वो कर दें, उनका विरोध कर दें कि नहीं सर मैं इसमें नहीं करूंगा, जो आप बता रहे हो मैं इस पे करूंगा, ऐसे नहीं करना। आपको अपने इंटरेस्ट पर जरूर फोकस करना है और अपने गाइड को कन्विंस करना है। थोड़ी सी विडंबना ये है, आप लोग को बताएं कि जो आपको रिसर्च गाइड अलॉट होंगे उनके स्पेसिफिक एरिया या स्पेशलाइजेशन के एरिया यूनिवर्सिटी मांगती है, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल आपका रिसर्च एरिया या स्पेशलाइजेशन या कह लो कि आपका जिधर इंटरेस्ट है, तो हो सकता हो आपके गाइड का उधर का स्पेशलाइजेशन ना हो, मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। तो आप थोड़ा सा, जैसे होता नहीं कि इंटरडिसिप्लिनरी टाइप का भी अपना टॉपिक बना सकते हैं कि उनका भी स्पेशलाइजेशन इसमें काउंट हो जाए और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। मेरे ख्याल से अभी आप लोग को गाइड तो अलॉट नहीं हुए होंगे, आपके एग्जाम के बाद होंगे, जब आपकी सिनॉप्सिस मेरे ख्याल से सबमिट हो जाएगी तब, ठीक है। तो इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन, पीछे से भी कुछ क्वेश्चन आए तो अच्छा रहेगा। पीछे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत नींद आ रही है क्या? हाँ, टाइम वैसे नींद वाला है, परेशान मत होइए। हाँ बताएं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि अच्छी सिनॉप्सिस कैसे लिखी जा सकती है? अच्छी सिनॉप्सिस का अर्थ क्या है? किस सिनॉप्सिस को हम लोग अच्छी सिनॉप्सिस कहते हैं? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिनॉप्सिस क्या है। जब आप ये जान जाओगे तो सिनॉप्सिस लिखना जान जाओगे। क्या है सिनॉप्सिस? सिनॉप्सिस आपका वो एक प्रपत्र है या वो डॉक्यूमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है आपके रिसर्च इंटरेस्ट को, क्रम जो निर्धारित है, जो आपका यूजीसी द्वारा निर्धारित किया गया है रिसर्च वर्क में, वो मैं क्रम आपको एक बता देता हूं। जैसे सबसे पहला आपके सिनॉप्सिस में आपका टॉपिक होता है
और ध्यान रखिएगा टॉपिक बनाते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है क्या है, क्यों है, क्या है, क्यों है, इसका आंसर आपके टॉपिक में झलकना चाहिए। यानी किस पर आप काम करने जा रहे हैं और क्यों काम करोगे। ठीक है, कैसे की बात हम बाद में करेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले आपने रिसर्च का अपना टाइटल डिसाइड कर लिया, यानी कि शीर्षक डिसाइड कर लिया। ठीक है, शीर्षक डिसाइड करते समय ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करना है जो एकदम सरल हों। कठिन शब्दों का प्रयोग टॉपिक में आपको नहीं करना है। अमूमन कुछ गाइड्स कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड लगाओ, इसमें थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ये वो। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि आपका टॉपिक कठिन शब्दों से मिलकर बना, वो एकदम सरल शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए, और एक आम आदमी भी उस टॉपिक को पढ़े तो वो जान जाए कि इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिनॉप्सिस का। पहले हो गया आपका रिसर्च टाइटल, उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। इसको कुछ गाइड आपके जो गाइड हैं वो इसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम यूजीसी के फॉर्मेट में कहते हैं या आईसीएसआर के फॉर्मेट में कहते हैं तो वो आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि जो शीर्षक आपने लिया है, या उस शीर्षक को हम प्रश्न भी कह देते हैं, कभी कभार क्वेश्चन भी, क्या है, किस पर काम करना है, तो इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में। या यूं कहें कि आपको एक परिचय देना है अपने रिसर्च टाइटल का। इसके बाद बात आती, जब आप निर्धारित कर लेते हो समस्या, यानी कि अपना शीर्षक जो एक समस्या भी है, क्योंकि उसी पर तो काम करोगे आप लोग, तो समस्या का निर्धारण जब आपने कर लिया तो अब समस्या के बारे में अगला टॉपिक आपने स्टेटमेंट दिया उसका, यानी कि उसका परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया। अब जब समस्या सामने आ गई तो समस्या के बाद आता है कि भाई ये समस्या तो है, लेकिन चूंकि हम रिसर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सर्च हुई होगी इससे पहले, यानी किसी ने खोजने की क्या कोशिश की है समस्या का हल। तो उसके लिए फिर क्या करते हो आप लिटरेचर का रिव्यू करते हो, यानी कुछ पढ़ना लिखना शुरू करते हो, पढ़ना शुरू करते हो। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के बाद हम थोड़ा सा रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लेते हैं कि भाई ये जो समस्या है इस पर किस स्तर तक काम हो चुका है, कहां तक काम हो चुका है, और उस कहां अब हमें कितना काम या कब तक का काम करना है। अगर सरल भाषा में कहें आपसे तो मान लीजिए किसी ने इंडो यूएस रिलेशन 2000 तक लिखे हैं, यानी कि सन 2000 तक, 1947 टू 2000 तक, या यूं कहें कोल्ड वॉर के दौरान इंडो यूएस रिलेशन पर अगर किसी ने काम किया है तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया 1991, तो इसका मतलब उसका टाइम फ्रेम हो गया 1945 से 1991। तो अब आपके लिए क्या पता चला कि इसके आगे फिर किसी ने काम नहीं किया, तो अब आपका समय शुरू होगा 1991 के बाद से। वो आप कितना भी रख सकते हो, तो टाइम फ्रेम बनाने में आपको मदद मिलेगी आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। जब हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर बना लिया तो हम बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य, कि हमें अब क्या क्या करना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आप उद्देश्य बना सकते हो। देखिए क्रम जो है मैं एक दूसरे से लिंक्ड क्रम है, जरूरी नहीं कि आप इस क्रम में रखो, लेकिन अगर इस क्रम में रखोगे तो आपको आसानी रहेगी। जी बताएं सर, अगर कोई टॉपिक हमने चूज किया है जी और उसका लिटरेचर रिव्यू हम कर रहे हैं जी, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हमें पता चलता है कि इस टॉपिक पर उतना काम नहीं हुआ, ठीक है, और अवेलेबल रिसोर्सेज भी कम है, ठीक है, तो क्या ऐसे में वो उस टॉपिक को सिलेक्ट करना चाहिए? अगर उसका बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बशर्ते कि क्या आप उसके आगे का काम कर सकते हो।
ये अपने आप से आपको प्रश्न करना है। अगर कर सकते हैं तो इसमें आपको हेल्प करेगा आपका फील्ड वर्क। फिर आपको फील्ड वर्क करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिर बिना फील्ड वर्क किए आप उन चीजों को अपडेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बिखरा हुआ है रहेगा, एक जगह पर नहीं मिलेगा वो, तो आपको उस सारे नॉलेज को एक जगह पर इकट्ठा करके अपनी थीसिस में समाहित करना पड़ेगा। फिर आपकी वो थीसिस आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक डॉक्यूमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब बात करते हैं, जब हमने अपने उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर लिए, तो सबसे पहले ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव 3 से 5 की संख्या में मैक्सिमम होने चाहिए। मैक्सिमम 3 से 5 की संख्या, कम से कम 3 आप ऑब्जेक्टिव बनाओ, अधिक से अधिक 5। अमूमन मेरे ख्याल से जब आप अपने गाइड्स के पास पहुंचोगे तो एक पुरानी सिनॉप्सिस आपको पकड़ाई जाएगी और कहा जाएगा इसी को देख के बनाओ। ठीक है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं आपको, ये बाद में आपको बहुत परेशानी आएगी अगर आपने 10-12 ऑब्जेक्टिव रख लिए। आप देखोगे कई कई सिनॉप्सिस में, मैंने खुद भी देखा है, 10, 12, 15 ऑब्जेक्टिव बना के एकदम सिनॉप्सिस भर के रखते हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो उद्देश्य हैं यानी जो ऑब्जेक्टिव हैं, उन्हीं को पूरा करने का काम हम अपनी थीसिस में करते हैं। तो जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपने बना लिए, आपकी थीसिस पर काम उतना ज्यादा बढ़ता चला गया। और आप लोग ये मत सोचिए कि ज्यादा ऑब्जेक्टिव से ज्यादा अच्छी रिसर्च बनती है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आप कम से कम ऑब्जेक्टिव लेके उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा अगर आपने कर दिया है तो वो सबसे बेस्ट थीसिस मानी जाती है। ठीक है, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को लिमिट रखेंगे 3 to 5 में, ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे। अब आती है बात, जब हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया तो हमारे दिमाग में आएगा भाई समस्या ये है, ये हमको काम करने हैं, लेकिन क्या इसका आंसर क्या होगा, इसका आउटकम क्या होना चाहिए या कहना। तब आती है आपको हाइपोथेसिस बनाने का चरण आपके सामने आता है। परिकल्पना आप क्या करोगे, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो मैं एक उदाहरण से आपको देखो बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने नक्सलिज्म पर काफी काम किया है, तो मैं उसी का उदाहरण लेता हूं। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव बनाया कि जनपद सोनभद्र में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो फैला नक्सलवाद है, उसमें अर्धसैनिक बलों की भूमिका क्या है, ये हमने बनाया उद्देश्य। ठीक है, तो भूमिका क्या है ये तो उद्देश्य हो गया। अब इसी की हाइपोथेसिस क्या आएगी, हाइपोथेसिस बनेगी कि अर्धसैनिक बलों के रहने से नक्सलवाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, ये हो गई हाइपोथेसिस। अब आप इस बात को फील्ड पर टेस्ट करोगे कि क्या वास्तव में ये हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या हो गई, जो आपने इसका संभावित समाधान सोचा, जो आपने उद्देश्य बनाए थे उसका संभावित समाधान जो आपने सोचा, वही आपकी हाइपोथेसिस बन जाएगी। एक बात ध्यान देंगे, जरूरी नहीं है कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो आपकी पूर्ण हो सकता हो आप फील्ड वर्क करने गए और आपको पता चला नहीं, जो हमने सोचा था ये तो उसका बिल्कुल पलट है या बिल्कुल उल्टा है, तो भी आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो भी आपका रिसर्च वर्क होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो हमने उद्देश्य बनाया और उसको पूरा करने के लिए या पूरा करने के बाद जो उत्तर आना चाहिए वो हमारी हाइपोथेसिस से मेल खाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आपको हाइपोथेसिस
कैसे बनानी है? जब आप देखिए, जब आप 3 से 5 उद्देश्य बनाओगे तो सेम उसी क्रम में 3 से 5 आपकी हाइपोथेसिस भी बनेगी। ठीक है, 3 या 5 पॉइंट की हाइपोथेसिस भी आपकी उसी संख्या में बनेगी। अब आपने उद्देश्य निर्धारित कर लिए, अपनी परिकल्पना सेट कर ली, ये है। अब आप बात करोगे कि ये हम काम कैसे करेंगे। तो कैसे के जवाब में आता है आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि कौन सा तरीका आप अपनाओगे अपनी इस रिसर्च वर्क को करने के लिए। ठीक है, तो अगला क्रम में आएगा कि आप अब रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी अपनाओगे। फिलहाल मेरे ख्याल से आप लोग क्लासेस ले रहे होंगे और आपको पता चल गया होगा कि मुख्यतः कितने प्रकार की वो रिसर्चेस होती हैं, वो मेथड्स होते हैं। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, 3 तरह के हैं, जिसमें एक ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और एक हिस्टोरिकल। कोई बता पाएगा मुझे तीसरा प्रकार सोशल साइंस में? हाँ, एनालिटिकल होगा ना सर? एनालिटिकल तो है ही है, विश्लेषणात्मक, एकदम सही। ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक। ठीक है, तो हमारा जो काम है वो कैसा है? वर्णनात्मक है, ऐतिहासिक है, यानी कि इतिहास से लेकर हम वर्तमान को कैसे देखते हैं, वर्तमान में क्या प्रभाव आ रहा है उसका, इसको देखते हैं। या विश्लेषणात्मक अमूमन हमारी जो फील्ड वर्क रिलेटेड वर्क होते हैं वो हम उसको एनालिटिकल ही कहते हैं। एनालाइज करना पड़ता है उसमें डेटा के आधार पर कि हमने जो काम किया है, जो हमको उत्तर मिल रहा है, हमारा डेटा क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें। अब इसी मेथोडोलॉजी में आ जाता है कि आप सोर्स की बात कर लेते हैं। भाई सोर्स चाहिए ना कहीं से, तो 2 तरह के सोर्स मालूम ही आपको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एकदम आसान है, डायरेक्ट डेटा जो मिलेगा वो प्राइमरी कहलाएगा, यानी इंटरव्यू से या क्वेश्चनर के थ्रू हमने इकट्ठा किया कोई मैटर, वो सारा हमारा प्राइमरी डेटा के रूप में आ जाता है। कहीं कहीं सरकारी आंकड़े जो जारी होते हैं, जो रिपोर्ट्स जारी होती हैं, उनको भी हम प्राइमरी डेटा में ले लेते हैं, लेकिन मेरी समझ से वो भी प्राइमरी डेटा नहीं होता है, क्योंकि वो हमने डायरेक्ट नहीं लिया होता है। मैं प्राइमरी डेटा को मानता हूं जो हम या मैं स्वयं जाके क्षेत्र में एकत्रित करता हूं, वही मेरे लिए प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें आपके लिए सेकेंडरी। जो भी किताबें हैं, जो भी रिसर्च वर्क है, अनपब्लिश्ड वर्क है, रिसर्च पेपर्स हैं, कहीं से भी आप लेते हो, सब आपका सेकेंडरी सोर्स हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं, जब आपने मेथड आपने तय कर लिया कि इस मेथड से हम करेंगे और इस मेथड को हम में किन किन सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम की। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम वैसे तो अमूमन यूपी में, अगर यूं कहें स्टेट यूनिवर्सिटीज में, एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मांगा जाता है। फिलहाल यहां पर मांगा जाता है टेंटेटिव चैप्टराइजेशन। आपका अध्याय क्रम आपको देना होता है, लेकिन ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है अध्याय, और मैं नहीं समझता कि कभी भी सिनॉप्सिस में अध्याय आपको पहले देना जरूरी हो, क्योंकि अध्यायों का निर्माण आपकी रिसर्च वर्क के साथ ही साथ चलता है। ठीक है, आप पहले से प्री प्लान नहीं कर सकते कि नहीं मेरा वर्क इन्हीं अध्यायों में विभाजित होगा। इसीलिए यहाँ वर्ड यूज किया जाता है टेंटेटिव चैप्टराइजेशन, जिसमें आप कुछ चेंजेस भी वर्क के दौरान कर सकते हो। तो एक आप टेंटेटिवली अपने चैप्टर्स को डिजाइन कर सकते हो। फ्रेमवर्क कुछ ऐसा होना चाहिए, आपने ग्राफ देखा है कभी? ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, ध्यान दिया? ग्राफ
अगर आप ये ध्यान रखोगे तो चैप्टराइजेशन करने में बहुत आपको आसानी होगी। शुरुआत यानी कि इंट्रोडक्शन से शुरुआत हो जाएगी आपकी चैप्टर्स की, ठीक है। फिर उसके बारे में नॉलेज जो जो आपने इकट्ठा किया है, फिर आपका काम जो आपको करना था वो काम, फिर उस काम को एनालाइज करना और फिर निष्कर्ष पर पहुंचना। ये आपका ऐसे ग्राफ चलना चाहिए। तो चैप्टर डिजाइन करते समय आपको इस क्रम का ध्यान बेहद मतलब तरीके से इस क्रम को निर्धारित करना है। और इसके बाद आप जानते हो कि हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, एक संदर्भ सूची, ठीक है। तो संदर्भ सूची वही लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अभी नहीं मालूम है लोगों को कि वो संदर्भ सूची वो सूची होती है जिसके आधार पर हमने ये सिनॉप्सिस तैयार की है, ठीक है। जिनको आपने पढ़ा था, किताबों को पढ़ा, अनपब्लिश्ड पेपर को पढ़ा, पब्लिश्ड पेपर को पढ़ा, उनकी रेफरेंसिंग हम उसके दौरान कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिनॉप्सिस बनाने का आपको तरीका क्रम अच्छे से पता चल गया। ये जनरल बात है, आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में नहीं, उसमें बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं, ध्यान रखना। उसमें से आधी बातें आपके काम की भी नहीं होंगी वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके काम की ही बात कर रहे हैं, जिन पे आपको काम करना है, ठीक है। तो और कुछ पूछना है आपको, बताइए मुझे। है कुछ सवाल तो हम ही पूछ लेते हैं, आपका 1.5 घंटा भी काटना है। हम यहाँ हुआ पूछ लो कुछ यार। कह रहे हैं कि जो लिटरेचर रिव्यू है जी और जो बिब्लियोग्राफी है, तो मतलब मेरे दो पॉइंट बन रहे हैं। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो आपने किया है वो अपनी समस्या को ढूंढने के लिए किया है। आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों किया कि जो हमने समस्या चुनी है, यानी जो टॉपिक चुना है, उस पर कितना काम हुआ है, कहां तक काम हुआ है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। और सिनॉप्सिस तैयार करने में जो आप लास्ट में रेफरेंस सूची देते हैं, तो उसमें आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर का भी नाम दे सकते हैं, उन किताबों का नाम दे सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ किताबें रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी जिक्र उसमें किया है। तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी कहां से पता चली? तो संदर्भ का मतलब है कि हमने यहां से पहले पढ़ा, फिर हमने डिसाइड किया कि हम कौन सा तरीका अपना इस्तेमाल करेंगे अपने काम में, ठीक है। तो और कोई बात किसी के मन में आ रहा हो प्रश्न? जी सर, जब हम सिनॉप्सिस प्रिपेयर करते हैं जी, तो उस टाइम पर जो बिब्लियोग्राफी होती है उसमें वो कितने पेजेस की होनी चाहिए, या उसका एक सुइटेबल मापदंड क्या होता है कि इसमें इतने रेफरेंसेस हो सकते हैं या इतने पेजेस की होनी चाहिए? देखिए, सिनॉप्सिस में जो संदर्भ सूची, आप पहले मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात कर देता हूं। अमूमन रिव्यू ऑफ लिटरेचर 10 से 15 पुस्तकों, मतलब मैक्सिमम 15 से ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। और 15 कैसे डिसाइड करोगे भाई? 15 ये कौन से होने चाहिए? तो आपको आगे से पीछे की तरफ चलना है, यानी वर्तमान से 2021 से शुरू करना है और पीछे की तरफ चलना है। बात समझे कि 2021 में क्या आपके टॉपिक से संबंधित कोई काम हुआ, कोई रिसर्च पेपर कहीं लिखा गया, तो उसका रेफरेंस सबसे पहले, मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर सबसे पहले करना है, उसका रिव्यू पहले करना है कि भाई 2021 में मेरे इस टॉपिक से संबंधित ये रिसर्च वर्क आया था और इसमें ये बातें कही गई थी। समझ गए? तो हमको वर्तमान से भूतकाल की तरफ रिव्यू करना है। ये क्रम आप समझ लो,
क्योंकि जब तक एक क्रम नहीं समझोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि कितने करें और कहां तक करें। ठीक है, तो मैक्सिमम 15 और 15 से 20 मान लो आप, लेकिन हम 15 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ICSR और UGC दोनों ही कहती है कि सिनॉप्सिस में कम से कम इतने रिव्यू ऑफ लिटरेचर का होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन इस पर रिजिड नहीं रहना है, जैसा कि अभी क्वेश्चन मेरे सामने आया था जिस पर काम नहीं हुआ है किसी टॉपिक पे, तो भाई पूरी संभावना है कि उसमें आपको लिटरेचर ना मिले। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये 15 करने ही करने, अगर आपके काम के सिर्फ 9 या 10 मिल रहे हैं तो उतने ही आपको देने। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस पे? सर एक जी सर जो बुक्स हैं, मतलब जो लिटरेचर रिव्यू है उसमें सिर्फ हम बुक्स को ही मेंशन करेंगे कि जो आर्टिकल्स हैं या पेपर्स लिखे गए हैं वो भी मेंशन करेंगे? सारे, इवन एडिटेड बुक, ऑथर्ड बुक, पब्लिश्ड रिसर्च वर्क, कोई थीसिस भी है तो भी आप उसको रेफरेंस वो करोगे, रिव्यू करोगे उसका। ठीक है, इसमें कुछ कोई ऐसा मैंडेटरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, खाली किताबें ही होंगी। अरे भाई आपके टॉपिक से संबंधित कोई किताब ही आज तक नहीं लिखी गई हो, तब क्या करोगे? किताब कहां से लाओगे वो? समझ गए? तो पब्लिश्ड रिसर्च वर्क, पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स या गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, उनको भी रिव्यू कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में सिर्फ और सिर्फ किताबें ही होंगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ क्रम जरूर एक पर रखेंगे। जैसे क्रम कैसा? मान लो 4 किताबें मिली, 2 पब्लिश्ड रिसर्च वर्क मिले, फिर आपको रिसर्च पेपर मिले, फिर आपको आर्टिकल मिले, तो क्रम बना के जरूर रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक किताब एक आर्टिकल एक ये ऐसा मिक्सचर नहीं मारना उसमें, ये करना। ठीक, हाँ मेरा क्वेश्चन है ऑथेंटिसिटी ऑफ मटेरियल जो है उसको लेके। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं लिटरेचर रिव्यू की, लिटरेचर हमको तमाम तरीकों से मिलता है, जैसे कि रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे कि हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इतना ठीक है, कुछ भी शक्ति जरूर ने लिखी या फिर और किसी ने लिखी, तो क्या हम इनको इंक्लूड करते हैं या फिर सिर्फ एकेडमिक रिकॉग्नाइजेशन है जिन बुक्स को केवल उन्हीं को? मैं बताता हूँ। देखिए, इस पर ध्यान रखना है आपको। अगर कोई बुक है, ठीक है, ऑथर्ड बुक है वो, तो आप उसको यूनिक चीज मान सकते हैं। ठीक है, या मानेंगे। ऑथर्ड बुक की बात कर रहा हूं। थीसिस है तो वो तो यूनिक होगा ही अपने आप में। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैटर हमें ऐसी मैगजीन में मिल रहा है जो कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स है, तो एक बात ध्यान रखनी है, भले ही वो मटेरियल बहुत ही अच्छा हो, रेलेवेंट भी हो, लेकिन उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम नहीं कर सकते हैं थीसिस यानी पीएचडी वर्क में। पीएचडी वर्क में भी उन किताबों को अभी रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं करेंगे जो रेफरेंस ना हो, यानी कि जो विदाउट रेफरेंस यानी टेक्स्ट बुक्स हैं, तो टेक्स्ट बुक का भी रिव्यू नहीं करेंगे हम। अगर हम मैगजीन्स की बात करते हैं तो हमारी कुछ सरकारी मैगजीन्स हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, इन मैगजीनों का रिव्यू कर सकते हैं हम। यहाँ पे जैसे बात कर जाए, शशि थरूर ने जो बुक लिखी हुई है द डार्क एज ऑफ राज, ठीक है, उसमें बाकायदा उन्होंने जो रेफरेंसेस हैं वो सब दिए हुए हैं, उन्होंने जो लिटरेचर कलेक्ट किया, बट इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन फिक्शन में आती है। उससे हम रिसर्च कर रहे हैं कि हम उसका जो रेफरेंस उन्होंने उठाया है उस रेफरेंस को या में डाल सकते हैं क्या? हाँ, देखिए ऐसे इसको इस तरह से करेंगे। देखिए, जो ये किताब पर्टिकुलर किताब की बात है, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो अनुभव आधारित होती हैं। बहुत सारे विदेश मंत्री हमारे जो हमारे जनरल्स रहे आर्मी के, रिटायर्ड जनरल्स ने किताबें लिखी, वो अपने अनुभवों पे लिखी है। ध्यान रखिएगा ये चीज।
अगर उन्होंने अनुभवों पे लिखी है तो इसका मतलब वो यूनिक है, वो यूनिक मैटर है आपके लिए, ठीक है। तो उनको रेफरेंस हम रिव्यू हम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको, जैसे बताया गया होगा कि कभी रिसर्चर बायस नहीं होता, एक तरफा नहीं काम करता, वो दोनों तरफ यानी अच्छाई और बुराई दोनों तरफ की तरफ देखता है और अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है, ठीक है। तो कभी भी अगर हम इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बुक का रेफरेंस करते हैं जो किसी एक तरफ को अच्छा बता रही हो और दूसरी तरफ को बुरा बता रही हो, तो उससे हम बचें, कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत जरूरी है और देना जरूरी है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बस थैंक यू। नहीं रुक जाओ, अब आप ये बताइए कि जो हम लोग पीएचडी वर्क करते हैं, पीएचडी वर्क में मैंडेटरी होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ पेपर्स अपने पब्लिश कराएं। तो ये जो पेपर की क्वालिटी है ये क्या होनी चाहिए, इसको पब्लिश कराने का तरीका क्या होना चाहिए, और ये किस प्रकार के मैगजीन्स में पब्लिश होनी चाहिए, किस प्रकार के? देखिए, पीएचडी के लिए आपको जो मैंडेटरी है 2 पेपर पब्लिश कराने होंगे, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नियम है आपके पीएचडी ऑर्डिनेंस में। आप कानपुर विश्वविद्यालय का देखेंगे तो आपको पता चलेगा, शायद 2 पेपर या 1 पेपर। वैसे यूजीसी तो 1 पेपर के लिए कहती है, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के लिए, और साइंस वालों के लिए 2 कहती है, ठीक है। लेकिन अब आपके यहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है, शायद 2 पेपर के लिए कहा जा रहा है, तो आप 2 पेपर पब्लिश करा दें। अब बात करते हैं कि पेपर जो पब्लिश होने हैं वो पहली बात तो किस पर होंगे, वो यानी कि टॉपिक क्या होगा या किससे संबंधित होंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है, तो वो संबंधित होंगे आपके रिसर्च वर्क से, पहला इंपॉर्टेंट चीज। ये दोनों पेपर आपके रिसर्च एरिया से, रिसर्च टॉपिक से या किसी एक चैप्टर से संबंधित होना जरूरी है। पहली मैंडेटरी चीज इसमें ये आती है। अब आती है दूसरी बात कि कितना बड़ा पेपर लिखें, कितने रेफरेंस दें, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो उसके लिए एक सेट पैटर्न है यूजीसी केयर में, जो पब्लिश जर्नल हैं, जो पब्लिश हैं यूजीसी केयर लिस्टेड में, जो लिस्टेड जर्नल हैं, वो कहते हैं आपका पेपर 2500 से 3000 शब्दों के बीच में होना चाहिए। पहला उनका रिस्ट्रिक्शन रहता है 2500 से 3000 वर्ड के बीच में। उसमें एक 100 to 150 वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, 100 से 150 शब्दों का सारांश भी होना चाहिए। इसके बाद साथ ही साथ कीवर्ड्स होना भी जरूरी है, 2 से 3 कीवर्ड भी आपको सारांश के नीचे देना है, फिर आपको अपना आर्टिकल या पेपर शुरू करना है। अब बात करते हैं कि जब आप एक क्राइटेरिया बताते हैं भाई 10 कितने पन्ने का होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। तो मैंने जब शब्दों की आपको सीमा बताई है, तो उस सीमा पर जब आप लिखोगे, यानी कि 2500 से 3000 वर्ड के बाद जब लिखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये टाइप्ड मैटर लगभग 10 से 12 पेजेस का होगा। कितना होगा? 10 से 12 पेजेस का। जब आप अगर हिंदी में लिख रहे हो तो कृतिदेव 010, फॉन्ट होगा 16 का फॉन्ट साइज, और इंग्लिश में अगर लिख रहे हो तो फॉन्ट साइज होगा 12 का, ठीक है। तो और लाइन स्पेसिंग होगी 1.5 की, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है। इस तरह के फॉर्मेट में जब आप लिखोगे तो आपके 10 से 12 पन्ने में, पेजेस में, आपके 2500 से 3000 शब्द पूरे हो जाएंगे। और आपने टॉपिक लिखा, अपना वो दिया, क्या कहते हैं, अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपना एफिलिएशन, कहाँ से एफिलेटेड हैं, डिपार्टमेंट दिया, कॉलेज दिया, और ये सब दिया। फोन नंबर, शायद ईमेल भी मांगते हैं कुछ जर्नल, तो वो भी दे सकते हैं। इसके बाद आपने सबसे पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखा,
100 से 150 शब्दों का। इसके बाद कीवर्ड लिखे, कीवर्ड के बाद आपने अपना पेपर लिखना शुरू किया। रेफरेंस की बात करते हैं तो इसमें रेफरेंस कम से कम 10 से 15 होना आवश्यक है। 10 से 15 रेफरेंस होने आवश्यक हैं। ये एक आइडियल रिसर्च पेपर माना जाता है अगर ये पेपर सेकेंडरी सोर्सेस पर लिखा गया है तब। समझ गए ना? सेकेंडरी सोर्सेस मैंने बताए अभी आपको। yes. और अगर आपने प्राइमरी डेटा पे काम किया है, यानी कि कोई फील्ड वर्क को एनालाइज किया है, तो आपके रेफरेंस कम भी हो सकते हैं क्योंकि आपने ये काम प्राइमरीली किया है। ठीक है, उसमें कोई रेफरेंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपका वो काम किस पर होता है? प्राइमरी डेटा पर होता है। और रेफरेंस में सीधे एक लाइन लिखी जाती है, उक्त समस्त बिंदु या समस्त डेटा मेरे द्वारा एकत्रित है और उसका विश्लेषण मेरे द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पेपर तैयार कर सकते हैं। और बताइए सर, अगर ये पेपर जर्नल में पब्लिश होना चाहिए या फिर एडिटेड बुक्स या कहीं और पब्लिश कर नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में। जो कि अभी तक यूजीसी केयर नहीं था, तो पहले हम एक मानक हमारा था कि जो भी ISSN नंबर वाला जर्नल है, रेपुटेटेड जर्नल है, पीयर रिव्यूड जर्नल है, उसमें पब्लिश होना जरूरी था। फिलहाल हमारे पास ऑप्शन है वैसे यूजीसी केयर और पीयर रिव्यूड जर्नल, ये दोनों ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन आप लोग किसी भी कंट्रोवर्सी में ना पड़ते हुए, क्योंकि आपको जो चेक करने वाले होंगे वो टीचर नहीं होंगे, वो बाबू होंगे जब आप जमा करने जाओगे अपनी थीसिस। ठीक है, तो वो सिर्फ यूजीसी केयर देखेंगे, वो पीयर रिव्यूड का मतलब नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आप अभी से जो भी अपनी प्रिपरेशन करो पब्लिश कराने के पेपर को, उनको यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में ही करो। ठीक है, और पूछिए। तो 2-4 जर्नल्स का नाम बता दीजिएगा सर। वैसे तो अगर कहें तो जर्नल तो कई सारे हैं। फिलहाल आप सभी लोग अपने आपको यूजीसी केयर में अपने आपको लिस्ट कर लीजिए। और ग्रुप 1, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एंड ग्रुप सेकंड, 2 ग्रुप हैं। ग्रुप 1 के जर्नल में सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कोई भी जर्नल हो, वो आप सर्च कर सकते हैं उसमें, और उसमें डायरेक्ट लिंक उन्होंने दे रखा है वेबसाइट का। तो उसकी वेबसाइट पे जाके उनकी गाइडलाइन के हिसाब से आप पेपर लिख के उनको सेंड कर दीजिए, एक्सेप्टेंस आ जाएगा और पेपर आपका पब्लिश हो जाएगा। ये विदाउट एनी कॉस्ट पेपर का पब्लिकेशन है। ठीक है, तो कहीं कहीं पेड सर्विस भी हैं, तो वो बात अलग की है, लेकिन आप पूरी कोशिश करिए कि आप नॉन पेड जर्नल्स यूजीसी केयर लिस्टेड हैं उन्हीं पर अपना पेपर पब्लिश कराना। चूंकि जो हिंदी भाषी हैं या जो हिंदी मीडियम के हैं वो उनके लिए थोड़ी सी सीमाएं हैं, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है। आप ग्रुप 2 के भी, फॉरेन के भी लिस्टेड जर्नल हैं, उनमें आप भेज सकते हो जो वेब ऑफ साइंस या स्कोपस लिस्टेड है। ठीक है सर, आप ये क्यों कह रहे हैं कि जहां पर पैसा मिल रहा है वहां पर पब्लिश न कराएं और फ्री में पब्लिश कराएं? क्योंकि क्वालिटी जो है, क्वालिटी थोड़ी सी उन जन सवाल है, मैं दोबारा कह देना चाहता हूँ, जैसे कि एज आकर हम कोई चीज लिखते हैं तो उसका हमें पारिश्रमिक मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से पेड जर्नल अगर आपने कहा है तो उसका मतलब ये है कि वो लोग हमें पैसा देंगे जो हमने काम किया है। तो बिल्कुल, आपने ये क्यों कहा कि हम फ्री जर्नल नहीं करें, बिना पारिश्रमिक के करें? नहीं, मैं पेड, ये जो आपने बात कही इसमें तो आप कर सकते हैं, लेकिन पेड जर्नल में उनकी बात कर रहा हूं जो पैसे लेके आपका पेपर छापते हैं, आपसे पैसे लेंगे वो छापने के लिए, उनको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, कोशिश करनी है नॉन पेड, यानी कि जिसमें आपको पैसे नहीं देने हैं, उन्हीं में कोशिश करनी है पेपर आपका छपे। ठीक है,
यस। तो आज के टॉपिक मुझे कुछ खास तैयार नहीं था, फिलहाल कल तैयार करके आऊंगा और अच्छी चीजें आपको बताने के मुझे जाना चाहिए। तो कल फिर मुलाकात करते हैं हम लोग, और कुछ नए क्वेश्चन आप लेके आएंगे तो इस तरह का एक छोटा डिस्कशन भी हम रखेंगे अपने साथ, क्योंकि बाकी तो रामायण है ही है जो आप पढ़ चुके हो पहले भी, कुछ नई बात उसमें नहीं है। ठीक है, आपको जो सीखना है, जो आपको अब आगे करना है, जो आप अब करने जा रहे हो, आपको उन पर फोकस करना है। क्योंकि बीए में आपने पढ़ाई की, एमए में पढ़ाई की, आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, इसमें सारे टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं इस पूरे सिलेबस में। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं, या कुछ ऐसा चीजें रिमाइंड करा सकूं जो शायद आपकी नॉलेज में ना हो, बस इतनी ही मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो सभी को फिर से गुड आफ्टरनून हो चुका है और गुड बाय कहने का टाइम हो गया है। ठीक है, तो नमस्कार। Okay.